नमस्कार दोस्तों, एसएसएन आईएएस एमपीपीएससी क्लासेस भोपाल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी के 3 मार्कर 15 क्वेश्चन के मॉडल सॉल्यूशन। इसके अंतर्गत हम ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चंस को देखेंगे और उनके मॉडल आंसर्स को देखेंगे। मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चंस के बारे में बता दूं कि कौन कौन से प्रश्न आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला है ब्लैक सॉइल, काली मृदा। सेकंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोम्स, बायोम को प्रभावित करने वाले कारक। थर्ड क्वेश्चन, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, वनों के महत्व। फोर्थ, विंध्य प्लेट्यू, विंध्य पठार। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ क्लाउड, बादलों के प्रकार। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ ड्रेनेज, जल निकास के लाभ। नेक्स्ट है दियारा लैंड फार्मिंग, दियारा खेती। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ सीड डॉर्मेंसी, बीज प्रसुप्ति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु के आधार पर फलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्ट्री, मुर्गी पालन की समस्याएं। ऑपरेशन फ्लड, ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति। लैक इन कोऑपरेटिव मार्केटिंग इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सहकारी विपणन व्यवस्था की कमजोरियां। टाइप्स ऑफ सीस्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगों के प्रकार। और लास्ट क्वेश्चन है स्टेप्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन के चरण। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ब्लैक सॉइल, काली मृदा। इसे हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है कि रेगुर मिट्टी कौन सी है। और ये कपास के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फॉर्मेशन या निर्माण की बात कर लेते हैं। ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडे होने से, वैसाल चट्टानों से इसका कलर या रंग तो टिटेनीफेरस के कारण होता है। पीएच 7.5 से 7.8 होती है। एलिमेंट्स या तत्व तो इसमें लोहा, आयरन, चूने की मात्रा अधिक होती है। फॉस्फेट और नाइट्रोजन की कमी होती है। ह्यूमस भी कम मात्रा में पाया जाता है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि फॉस्फेट और नाइट्रोजन की इस मिट्टी में कमी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्षेत्र, तो महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा प्लेट्यू, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी। क्रॉप्स या फसलें तो कपास, गेहूं, सोयाबीन, मूंगफली, ये सारी फसलें काली मिट्टी में या ब्लैक सॉइल में बेहतर तरीके से उगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोम को प्रभावित करने वाले कारक, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोम्स, बायोम को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं जो बायोम के आकार, स्थिति और उसकी विशेषताओं को प्रभावित करते हैं। महत्वपूर्ण कारक निम्न प्रकार हैं। पहला, दिन के प्रकाश और अंधेरे की अवधि। तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड डार्कनेस की जब हम बात करेंगे तो इससे सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि प्रकाश संश्लेषण की अवधि के लिए उत्तरदायी है। तो फोटोसिंथेसिस लाइट और डार्कनेस पर निर्भर करता है, तो ये बायोम को प्रभावित करेगा। एवरेज टेम्परेचर, औसत तापमान और ताप परिसर की बात करें कि कैसा है। वर्धन काल की अवधि, वर्षण, जिसके अंतर्गत वर्षण की कुल मात्रा, टोटल रेनफॉल, समय और तीव्रता के अनुसार इसमें परिवर्तन शामिल हैं। फिर पवन प्रवाह की गति किस तरफ है, एयरेशन, मृदा के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल, ढाल स्लोप कैसा है, अफवाह कैसा है। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है अन्य पौधे और पशु जातियाँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर यही है कि जो अदर प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं ये भी बायोम को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन फॉरेस्ट, भारतीय वनों का महत्व। इनको हम दो प्रकार से डिवाइड करेंगे, एक प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और दूसरे अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट। ये क्वेश्चन मैंने आपका थोड़ा बड़ा बनाया है जान मान के, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमें लगता है कि 6 मार्कर या 20 के अकॉर्डिंग 5 मार्क्स में भी आ सकता है। तो इनमें से कुछ पॉइंट्स आप चाहें तो बाद में कम कर सकते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट की बात करें, प्रत्यक्ष लाभ की, तो भोजन के रूप में, फूडर के रूप में फर्नीचर है, जलावन लकड़ी है, उद्योगों के लिए कच्चा माल है, पशुओं के लिए चारा है, काष्ठ कोयला, जड़ी बूटी, रेशम, लाख, लोगों की आजीविका, लिवलीहुड है, आश्रय प्रदान कर रहा है। इनडायरेक्ट बेनिफिट्स की बात करते हैं तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन या सांद्रता को नहीं बढ़ने देता है, रेगिस्तान के फैलाव को रोकता है, तो डेजर्टिफिकेशन को रोकेगा, टूरिज्म में महत्वपूर्ण है,
फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, वनों की भूमि उर्वरता को बढ़ाता है। सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन पर नियंत्रण करता है। भूमिगत जल स्तर को उठाते हैं, बाढ़ को रोकते हैं, आपको पता है फॉरेस्ट, और बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इस तरीके से हमने इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य पठार, विंध्यन प्लेट्यू। क्लाइमेट या जलवायु, तो टेम्परेट। समशीतोष्ण जलवायु है यहाँ पर। रेनफॉल या वर्षा की बात करें तो 1000 से 1200 मिलीमीटर। मिट्टी, सॉइल, तो गहरी काली और पथरीली मिट्टी है। डिस्ट्रिक्ट्स कौन से आते हैं, भोपाल, सीहोर, रायसेन, गुना, विदिशा, सागर और दमोह। और मुख्यतः क्रॉप्स या फसल की बात करते हैं तो गेहूं, चना क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। विंध्य पठार बेटा मध्य प्रदेश के एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि एक कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि आपके मध्य प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, उनमें से एक ये महत्वपूर्ण कृषि जलवायु क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के प्रकार। तो बादलों को हम 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हाई क्लाउड्स, मिडिल क्लाउड्स और मध्य, और तीसरे होते हैं आपके निम्न मेघ। तो उच्च मेघ को अगेन हम क्लासिफाई करते हैं, पक्षाभ मेघ, सिर्रस क्लाउड, पक्षाभ स्तरी मेघ, सिर्रो स्ट्रेटस क्लाउड, और पक्षाभ कपासी मेघ यानी कि सिर्रो क्यूमुलस क्लाउड। मिडिल क्लाउड्स की बात करें, मध्य मेघ, तो इसमें 2 प्रकार से डिवाइड करेंगे इन्हें आगे। स्तरी मध्य मेघ, तो ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड, और दूसरा है कपासी मध्य मेघ, ऑल्टो क्यूमुलस क्लाउड। तीसरा निम्न मेघ या लो क्लाउड्स, तो अगेन इनको हम देखते हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन से, तो स्तरी मेघ, स्ट्रेटस क्लाउड, स्तरी कपासी मेघ, स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड, कपासी मेघ, क्यूमुलस क्लाउड, वर्षा स्तरी, निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड, और लास्ट है कपासी वर्षा मेघ यानी कि क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल निकास। तो जल निकास के क्या लाभ हैं, तो वाटर ड्रेनेज की जब हम बात करते हैं या ड्रेनेज ऑफ वाटर की जब हम बात करते हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो पौधों में पोषक तत्वों की उपलब्धता, तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं पौधों में, पर्याप्त वायु संचार, एयरेशन बढ़ जाता है लैंड का या भूमि का, अधिक मात्रा में पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स अधिक मात्रा में हो जाते हैं, अतिरिक्त पानी को भूमि से निकालकर बाहर किया जाता है, तो जो भी एडिशनल वाटर है उसे बाहर कर देते हैं, खरपतवार को नष्ट करने में सहायक है, डिसीज को कम करने में सहायता करते हैं, जीवाणुओं की क्रियाशीलता, एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज कर देते हैं, और फसलों के उत्पादन में तो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखे जल निकास या वाटर ड्रेनेज के बेनिफिट्स। नेक्स्ट है दियारा खेती या दियारा लैंड फार्मिंग। तो दियारा का मतलब क्या है बेटा, जैसे कोई क्षेत्र ऐसे होते हैं जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जब बाढ़ का पानी वहां से बाहर निकल जाता है तो उस क्षेत्र में जो कृषि की जाती है उसे दियारा खेती के नाम से हम जानते हैं। तो बाढ़ वाले क्षेत्रों में बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद वर्षा ऋतु के अंत में इन क्षेत्रों में फसलों की बुआई को दियारा खेती कहते हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र बाढ़ मैदानी क्षेत्र है। बिहार सरकार की बात करें तो 2018-19 में उन्होंने दियारा विकास योजना, तो दियारा डेवलपमेंट प्लान लॉन्च किया, और इसके अंतर्गत क्रॉप्स जो मुख्यतः देखते हैं हम तरबूज, खीरा, मूंगफली, मक्का, इनको हम इसके अंतर्गत उगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज प्रसुप्ति के कारण, तो कॉजेज ऑफ सीड डोरमेंसी। तो सीड डोरमेंसी, देखिए बीजों को उगाने के कारण नहीं पूछे हैं, बीज उग क्यों नहीं रहे हैं इनके कारण पूछे हैं। तो उन कारणों में हम देखेंगे, एक तो वृद्धिकारी पदार्थ जो हैं, ग्रोथ प्रमोटर सब्सटेंस जैसे कि इथिलीन वगैरह, ये एब्सेंट हैं, तो बीजों में वृद्धिकारी पदार्थों की अनुपस्थिति। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे बीजावरण का कठोर होना, सीड कोट जो है हार्ड है, तो हार्ड सीड कोट है बीजावरण। अगर कठोर बीज होगा, उसका आवरण ऊपर का कठोर होगा तो बीज नहीं उग पाएगा जल्दी से। अंकुरण निरोधी कारण, तो जो अंकुरण को जो प्रमोट करते हैं वो भी कारण है, तो यानी कि ग्रोथ इनहिबिटर की उपस्थिति है, तो अगर वृद्धि निरोधी कारण है तो भी आपके बीज नहीं उग पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु के आधार पर फलों का वर्गीकरण। तो टाइप्स ऑफ फ्रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट के आधार पर हम फलों को 3 भागों में बांटते हैं। तो पहला है उष्ण फल,
ट्रॉपिकल फ्रूट्स, दूसरा है समशीतोष्ण यानी कि टेम्परेट, और तीसरा है शीत फल यानी कि कोल्ड फ्रूट्स। उष्ण फल के अंतर्गत आम, केला और अनानास को शामिल किया जाता है। समशीतोष्ण यानी टेम्परेट में हम लीची, अमरूद, संतरा को शामिल करते हैं, और शीत फल कोल्ड फ्रूट के अंतर्गत सेब, नाशपाती, अखरोट, स्ट्रॉबेरी को हम शामिल करते हैं। उष्ण फलों के लिए ग्रीष्मकाल में गर्म और आर्द्र, जबकि शीतकाल जो होता है, विंटर सीजन जो होता है, वो कम ठंडी जलवायु होता है। जबकि समशीतोष्ण की बात करें तो ग्रीष्मकाल गर्म होगा लेकिन शुष्क होना चाहिए, जबकि शीतकाल में कम सर्दी यहाँ पर होती है। तीसरी बात करते हैं शीत, तो इनके लिए ठंडे क्षेत्रों में उगाया जाता है जहाँ। तो इस तरीके से आपने देखा कि जलवायु के आधार पर फलों का वर्गीकरण, उष्ण फल, समशीतोष्ण फल और शीत फल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गी पालन या पोल्ट्री की क्या प्रॉब्लम्स हैं? तो मुर्गी पालन में क्या समस्या है, जैसे कि प्रॉपर मार्केट सिस्टम नहीं है या लैक ऑफ प्रॉपर मार्केट सिस्टम, समुचित बाजार व्यवस्था का अभाव है, बीमारियां, डिसीजेज जैसे रानीखेत डिसीज मुर्गियों में बहुत होती है, बर्ड फ्लू आपने सुना होगा इसके बारे में बहुत, पैरोसिस मीन्स पैर, इनके जो लेग्स हैं या पैर हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, फाइनेंस का अभाव है, वित्त का अभाव, सामाजिक स्वीकृति नहीं है का अभाव है, वैज्ञानिक तकनीकी का अभाव, तो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी नहीं है, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट का अभाव है, और उन्नत किस्म की मुर्गियों का अभाव। तो इस तरीके से मुर्गी पालन में ये समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड, इसे हम दूध क्रांति के नाम से भी जानते हैं। यह 1970 के डिकेड में प्रारंभ हुई। उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है तो प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता बढ़ाना, पर पर्सन जो अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क है उसे इंक्रीज करना है। इसके फादर या जनक वर्गीज कुरियन है, और इसके लिए डेयरी विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्टेप्स देखें तो 3 स्टेप में या 3 चरणों में हम इसे विभाजित करते हैं। प्रथम चरण तो विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंतर्गत किया था, सेकंड में 1978 से, और थर्ड चरण जो है या थर्ड स्टेज इसकी 1985 से स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति। उद्देश्य क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव्स है तो मछली उत्पादन को बढ़ाना, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फिश। इसके फादर या जनक हैं हीरालाल चौधरी। और कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो 7th 5 ईयर प्लान के दौरान ये स्टार्ट हुआ था, 7वीं पंचवर्षीय योजना, और ये चीन में प्रारंभ हुआ है। इससे काफ़ी सारे लोगों को रोजगार मिला है। और अगर हम इम्पोर्टेंट स्टेट्स की बात करते हैं तो तमिलनाडु, गुजरात इसके महत्वपूर्ण राज्य हैं जहाँ पर मछली उत्पादन होता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सहकारी विपणन व्यवस्था की कमजोरियाँ, तो कोऑपरेटिव में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले देखिए, कहीं भी अगर हम कृषि से संबंधित कुछ भी देखेंगे, सहकारी विपणन से संबंधित देखेंगे, तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे गोदाम नहीं है, तो आधुनिक गोदाम, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, नियमों की पर्याप्त जानकारी नहीं है, कोल्ड स्टोरेज की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट नहीं है। तो ये सारी कमियां जो हैं वो सहकारी विपणन में दिखाई देती हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सीस्मिक वेव्स यानी कि भूकंपीय तरंगों के प्रकार, तो इन्हें हम प्राइमरी, सेकेंडरी और सरफेस में डिवाइड करते हैं। तो प्राथमिक अथवा लंबात्मक तरंगे, अनुप्रस्थ या गौण तरंगे, और तीसरी हैं धरातलीय तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन के चरण। तो जब हम आपदा प्रबंधन के चरणों की बात करते हैं तो इसके 3 चरणों में हम इसे डिवाइड करते हैं। पहला जो चरण है वो है आपदा पूर्व अवस्था, तो प्री डिजास्टर या एंटीसिपेटरी स्टेज। दूसरा होता है आपदा के समय, तो हम बात करेंगे ऑन डिजास्टर या पार्टिसिपेटरी स्टेज की, वाकई में ये सहभागिता अवस्था भी कहलाती। तीसरा है आपदा के उपरांत, तो पोस्ट डिजास्टर या रिकवरी स्टेज होती है। इसके अंतर्गत हम बहुत सारी गतिविधियों को देखते हैं। तो इस तरीके से हमने आपदा प्रबंधन के चरणों को देखा। तो 3 स्टेज में हम इन्हें डिवाइड करेंगे, प्री डिजास्टर, पार्टिसिपेटरी और पोस्ट डिजास्टर, आपदा पूर्व, आपदा के समय और आपदा के उपरांत। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने 3 मार्कर ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चंस को कवर किया, जिसमें हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आप इन क्वेश्चंस को इसी तरीके से लिख के आते हैं तो निश्चित रूप से आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। इसके आगे जो 6 मार्कर और 15 मार्कर क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कशन जो रहेगा आपका वो नेक्स्ट वीडियोस में रहेगा। थैंक यू वेरी मच।